हे गाइस, शंतनु हियर और वेलकम आपका क्यूरियोसिटी चैनल पे। तो अभी जर्मन का फर्स्ट लेक्चर तो आ ही गया है। तो अभी वक्त है जापानीज का भी फर्स्ट लेक्चर लॉन्च करने का। तो आई होप कि आप सब एक्साइटेड हो और वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ जापानीज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे जापानीज का कि जापानीज कैसी लैंग्वेज है, क्या क्या करना पड़ता है उसके लिए, और उसका फर्स्ट लेवल जो है N5 उसमें हमें क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। और उसके बाद हम फिर जापानीज के बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले, जो है बेसिक ग्रीटिंग्स ऑफ जापानीज। और अगर टाइम रह गया तो हम थोड़ा बातचीत भी करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट लेक्चर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे जापानीज का। तो जापानीज के बारे में या जापान के बारे में आपको बहुत सारे मतलब थिंग्स पता होंगे, पर उसका मेन थिंग्स है कि वो मूवीज अच्छा बनाते हैं, उनके ड्रामाज रहते हैं, कल्चर उनका बहुत इंटरेस्टिंग है, और सॉन्ग्स भी अच्छे रहते हैं, और सबसे पॉपुलर जो है एनिमे। तो एनिमे में भी देखता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल लाइक नारुतो, वन पीस, जुजुत्सु काइसेन, अटैक ऑन टाइटन, फिर किमेत्सु नो याइबा, बहुत बहुत सारे देखे। तो अगर आपको जापानीज एनिमे देखना है विदाउट सबटाइटल्स तो जापानीज तो सीखनी पड़ेगी। तो या तो ये एक कारण हो सकता है आपका कि आप जापानीज लैंग्वेज सीखोगे। तो जापानीज क्यों सीखना है? तो जापान एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, और उसको जापानीज को टॉप 5 हार्डेस्ट लैंग्वेज भी माना जाता है। ये क्यों माना जाता है? क्योंकि उसकी अलग एक स्क्रिप्ट रहती है, और उसका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा स्लो रहता है इन इन रिस्पेक्ट टू अदर लैंग्वेजेस। सो फॉर एग्जांपल, जर्मन के लिए आपको अराउंड 650 आवर्स लगते हैं पढ़ाई के, फॉर एक्वायरिंग नॉर्मल फ्लुएंसी इन जर्मन, बेसिक फ्लुएंसी इन जर्मन। पर वही बेसिक फ्लुएंसी अगर आपको जापानीज में एक्वायर करनी है तो आपको अराउंड 1200 और 300 आवर्स लगते हैं। आप वो गूगल पे सर्च कर सकते हो, और मतलब आप देख सकते हो कि जर्मन के लिए डबल लगती है। और अगर फ्रेंच बोला आपने तो उसको तो जर्मन से कम, ऑलमोस्ट लाइक 500 आवर्स लगते हैं। तो अगर आप जापानीज शुरू करने वाले हो तो टाइम कमिटमेंट आपका होना ही चाहिए। मतलब आपको इतने इतने घंटे एटलीस्ट, और ये मैं एवरेज लर्नर के बारे में बोल रहा हूँ, 1200 आवर्स टू 300 आवर्स फॉर बेसिक फ्लुएंसी। तो बेसिक फ्लुएंसी कितना होगा? अराउंड N4 और N3 आप बोल सकते हो बेसिक फ्लुएंसी रहती है। तो N5 के लिए कितना टाइम लगेगा? अगर आपने ऐसा बोला तो हम वो आगे देख ही लेंगे, आगे के स्लाइड में है वो। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्यों है कि आजकल जापानीज लोग ज्यादा क्यों सीख रहे हैं? तो 2014 के एस्टिमेट से 33% ऑफ जापानीज पॉपुलेशन इज अबाउट द एज ऑफ 60। तो उधर जो पॉपुलेशन है ना, वो मतलब अराउंड 1/3 पॉपुलेशन है वो 60 एज से ज्यादा है। तो उनके पास वर्किंग पॉपुलेशन या यूथ बहुत कम है, क्योंकि वो उसे मतलब एज टाइम बॉम्ब भी बोलते हैं, क्योंकि लाइक नागासाकी में जो कुछ हुआ था, या उनके अदर थिंग्स के वजह से भी उनका मतलब 1/3 पॉपुलेशन का एज 60 से ज्यादा है। तो उधर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, क्योंकि वो इकोनॉमी उनके अच्छे है, और उनको वो स्किल्ड लेबर भी चाहिए ज्यादा। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी जापानीज सीख रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब प्लान ऐसा रहता है कि अगर इंडिया में जॉब नहीं तो जापान में भी जॉब मिल ही सकती है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है ज्यादा पॉपुलेशन के वजह से ज्यादा कंपटीशन भी रहता है। तो वो पूरा ज्यादा मतलब जापान का होल स्कोप उनके लिए ओपन हो जाता है। तो ये एक मतलब फर्क है लैंग्वेज सीखने का। और इंडिया में भी ज्यादा जापानीज कंपनीज है, मतलब जैसे आपने
फॉर एग्जाम्पल दाइफुकू देखी, या और बहुत सारे जापानीज कंपनीज है जो इधर इंडिया में भी सिचुएटेड है। तो आपको उधर भी जाने का चांस मिल सकता है, और अगर आपने उधर अच्छा किया तो वो आपको जापान भी भेज सकते हैं। तो मतलब इंडिया में भी जापानीज कंपनी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का चांस है, अगर आपने जापानीज लैंग्वेज सीख ली तो। और आगे देखते हैं कि उनके यहाँ अंडर स्टाफिंग है, मतलब आईटी इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी तो आईटी एरा ही शुरू है, तो मतलब आईटी के लिए भी उनके लिए बहुत ज्यादा डिमांड है, पर सप्लाई कम है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग अभी जापानी सीख सीख रहे हैं, क्योंकि वो उधर जाएंगे और उनको अच्छा जॉब मिलेगा, इसलिए उन चांसेस तो है, मतलब बहुत चांसेस है जॉब्स के लिए। तो जेएलपीटी क्या रहता है? मैंने बोला कि जेएलपीटी N5 शुरू करने वाले, जेएलपीटी सीखने वाले, तो जेएलपीटी है क्या? तो जेएलपीटी का फुल फॉर्म है जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। और ये एक इंडिविजुअल की जापानीज लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी चेक करता है। तो ये टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। पहला है लैंग्वेज नॉलेज, सेकंड है रीडिंग, और थर्ड है लिसनिंग। तो ये एक एमसीक्यू टेस्ट रहती है, मतलब एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको, और 4 ऑप्शंस रहते हैं, और 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करने को रहता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती, ये प्लस पॉइंट है। इसलिए मगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आपको कुछ आता है या आता भी नहीं, तो आप सिर्फ एक ऑप्शन चूज करके आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और तो लैंग्वेज नॉलेज में क्या रहता है? लैंग्वेज नॉलेज में आपकी बेसिक वोकेबलरी रहती है फॉर आपके टारगेट लैंग्वेज की। तो आपको कितनी ज़्यादा वोकेबलरी पता है इस लैंग्वेज की। और रीडिंग में पैराग्राफ रहते हैं, तो उसमें रीडिंग में आपका ग्रामर चेक किया जाता है, कि सिर्फ वर्ड्स नहीं, तो आपको उन वर्ड्स को एक सेंटेंस में मिलाना आता है क्या, और उसका कुछ मीनिंग क्रिएट करना आता है। तो उसे उस वो सब रीडिंग में टेस्ट किया जाता है। और लिसनिंग में तो वो ऑडियो टेप प्ले करते हैं, और ऑडियो टेप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका करेक्ट आंसर एमसीक्यू में आपको मार्क करना है, और कुछ नहीं। तो ये बेसिकली 3 सेक्शंस रहते हैं जेएलपीटी लैंग्वेज में। और N5 जो लेवल रहता है वो सबसे इजी रहता है, सबसे आसान लेवल रहता है, सबसे बिगिनर लेवल रहता है, और सबसे हार्ड N1 लेवल रहता है। तो टोटल जेएलपीटी लैंग्वेज मतलब टेस्ट में 5 लेवल्स रहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम N5 जो सबसे बिगिनर है, और N1 जो सबसे हार्ड है। और अभी हम डीप डाइव करते हैं या डबल क्लिक करते हैं N5 में। तो N5 में अराउंड, मतलब ये मैंने हायर एस्टिमेट लिया है 800 वर्ड्स। तो 800 वोकेबलरी आपको पता रहनी चाहिए, और 100 कांजीज। तो कांजीज क्या होती है वो अब हम आगे देखेंगे। बेसिकली वो एक स्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट रहती है जो हमने चाइनीज स्क्रिप्ट से ली हुई है। तो वो हम सब आगे देखेंगे। तो 800 वर्ड्स आपको एट द हायर एंड आने चाहिए। अगर 600, 650 या 500 भी आती होगी तो काम चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। पर आइडियली आपको 800 वर्ड्स आने चाहिए N5 लेवल को पास करने। और हम अभी हमको हमारे पास 5 मंथ्स है अराउंड, क्योंकि मतलब साल में जेएलपीटी 2 बार होती है। एक होती है दिसंबर में, और एक होती है जुलाई में। तो अभी 2 दिन पहले, लाइक 4th of July पे आ, आ, अभी जापानीज जेएलपीटी टेस्ट हुई थी। और अभी अगर आपको देनी हुई है, देनी होगी ये टेस्ट बाद में, तो आप अभी शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। और हमारे पास 5 मंथ्स है, तो 5 वर्ड्स पर डे अगर आप करेंगे तो भी रफली आपको हो जाएगा उतना। तो या तो यही है जेएलपीटी N5 के बारे में। तो मैं ये सब जानकारी आपको अभी दे रहा हूँ, क्योंकि बाद में ऐसा आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार अभी टाइम बहुत जा रहा है जापानीज में, या जापानीज लैंग्वेज बहुत हार्ड है, ये पता ही नहीं था, तो डीप मतलब डाइव ही नहीं करते, या और कुछ आपके मतलब रीजंस हो सकते हैं कि अ, मुझे इतना कमिटमेंट नहीं कर सकता अभी। तो इसीलिए मैं कुछ झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये वीडियो देखे और सीखे।
तो आपके पास अगर टाइम है और आप रियली सीरियसली करना चाहते हो इस कोर्स को, तो ज़रूर मेरे साथ आप सीख सकते हो जापानीज़। और मैं श्योर हूँ कि आप अगर आपने उतना कमिट किया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप ज़रूर जेएलपी 10-5 बहुत अच्छे मार्क्स से पास होगे। तो आगे देखेंगे हम। तो ये बेसिक मतलब स्कोर्स रहते हैं। तो N5 में हमारा इधर देखिए आप N5 इधर है। तो टोटल 180 मार्क्स के रहती है एग्ज़ाम और ओवरऑल पासिंग मार्क्स N5 के लिए 80 पॉइंट्स रहते हैं, सिर्फ़ 80 मार्क्स। और अ, ये सेक्शनल पासिंग मार्क्स भी रहता है 38 पॉइंट्स। तो हर एक सेक्शन को मतलब हमने 3 सेक्शन देखे तो हर एक सेक्शन को 60 मार्क्स डिवाइडेड रहते हैं और सेक्शनल पासिंग फॉर लैंग्वेज नॉलेज 38 मार्क्स रहते हैं। तो और लिसनिंग का 19 पॉइंट्स रहते हैं। तो ऐसे आपको टोटल मिलके अगर 180 में से अगर सिर्फ 80 मार्क्स भी मिले तो आप पास माने जाते हैं जेएलपी 10-5 में। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके। हाँ, तो अराउंड 400 आवर्स N5 के लिए आपको लगेंगे। 462 आवर्स ये मैंने एग्जैक्ट मतलब उस टाइम पे कैलकुलेट किया था। पर 400 और 450 आवर्स भी अगर आप कमिट कर सकते हो तो हो ही जाएगा। और ये आगे के आवर्स तो मैंने सिर्फ मतलब मेरे क्लास में कैलकुलेट किए थे मेरे क्लास के बच्चों को सिखाने के लिए, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लैंग्वेज लर्निंग में ये होता है कि मतलब आप दो दो तरह रहते हैं लैंग्वेज लर्नर्स। जो कंपलसरी करना है स्ट्रेस लेके लैंग्वेज लर्न करते हैं, जो बहुत टेंशन लेके या बहुत मतलब बैड वाइब्स क्रिएट करके लैंग्वेज सीखनी है तो क्या करो अभी सीखेंगे, ऐसे लर्नर्स रहते हैं। और सेकंड जो होते हैं वो मेरे फेवरेट होते हैं, जो लैंग्वेज को एंजॉय करके लैंग्वेज सीखते हैं। तो हमें एम करना है कि हम फर्स्ट नहीं तो सेकंड लर्नर बने, जहाँ हम लैंग्वेज को एंजॉय करके लैंग्वेज कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम हमारे इमोशंस कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, हम कैसे लैंग्वेज को मतलब डीपली समझ सकेंगे, उनके न्यूएंसेस कैसे समझते हैं, ये सब समझ के, ये सब मज़े लेके वो अ, लैंग्वेज सीखते हैं और पास होते हैं। तो हमें डेफ़िनेटली सेकंड टाइप ऑफ लर्नर बनना है यहाँ। और य मेरे स्टूडेंट को मैं वही मोटिवेट करता हूँ कि फर्स्ट नहीं तो सेकंड बनो, क्योंकि सेकंड ही अच्छा होता है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि यू शुड हैव फन। तो मतलब बहुत सारा एनीमे देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रीम करेंगे जहाँ हम एनीमे देखते-देखते फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब वर्ड सीखेंगे या वर्ड्स याद करेंगे। बहुत सारे सीरीज़ मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, मतलब करूँगा ही इन फ्यूचर वीडियोज़ में, जहाँ हम आप वो सीरीज़ देखते-देखते पैसिव लर्निंग भी कर सकते हो। फिर बहुत सारे मिस्टेक्स करने हैं क्योंकि मिस्टेक्स से ही हम लर्न करते हैं और मिस्टेक्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मतलब शर्माना नहीं है क्योंकि हम नए लैंग्वेज में हैं तो हमें कुछ नहीं आता, तो बहुत फट भी जाती है कब तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल नेटिव से बोलते समय। पर हमें मतलब शर्माना नहीं है और बहुत सारे मिस्टेक्स करना है क्योंकि मिस्टेक से हम सीखने वाले हैं। और अगर आप बोले कि अरे यार! आपने तो बोला अराउंड 600 या 800 वोकैब्युलरी लगती है जापानीज़ के लिए, तो वो हम कैसे सीखेंगे? तो यूजुअली आपको मैं ट्रेडिशनल वे बता देता हूँ कि ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं कि मतलब अलग-अलग क्लासेस में कि वो एक वर्ड लिस्ट आपको हाथ में पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि हर रोज़ ये लिस्ट मतलब पढ़ लो, आपके ये वोकैब्युलरी हो जाएँगे। पर मैं मतलब मैं ये फ़र्म बिलीवर हूँ कि ऐसे रट्टा मार के तो मतलब कुछ नहीं होता। पहले 5 वर्ड्स 10 वर्ड, 15 वर्ड, 20 वर्ड कर लोगे आप, पर उससे आगे अगर आपने 1 वीक में फिर से वो वर्ड देख ले, रिवाइज़ करके भी देख ले तो 20 वर्ड तो मतलब उसके 5 वर्ड भी आपको याद नहीं रहेंगे। तो उसके लिए कुछ तो ट्रिक्स रहते हैं।
फॉर एग्जांपल आंकी आंकी आपको अगर पता नहीं होगा, वो स्पेस रेपिटेशन एप्लीकेशन है। तो आंकी यूज करके उसकी कुछ थियरी रहती है कि आप अगर ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपको वर्ड्स ज्यादा मतलब रिमेम्बर हो जाएंगे या ज्यादा याद आएंगे। और वो उसके भी अलग वीडियोस में बनाने वाला हूँ। और गोल्ड लिस्ट मेथड भी और एक थियरी है जिसमें आप एक वर्ड लिस्ट बनाते हो और वो वर्ड सिर्फ पढ़ते हो और उससे पैसिव लर्निंग होती है। तो ये सब थियरी में आपको मतलब ट्रिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो जिससे आपका ये मेन मोटिव है कि आप नॉन लैंग्वेज लर्नर टू लैंग्वेज लर्नर एक ट्रांजिशन बनने मतलब बनाने वाले हो। तो उस वो ट्रांजिशन स्मूथ करने के लिए मैं हूँ आपके पास आपके साथ। तो वो जर्नी बहुत ही सिंपल होने वाली है आपके लिए। मैं वो ट्राई करूंगा कि मुझे जितना सिंपल आपके लिए मतलब बना सकूं उतना बना सकूंगा, मतलब ट्राई करूंगा मैं। और टाइम कमिटमेंट और रिवाइज रिवाइज तो मतलब हर हर मतलब आप कुछ भी पढ़ो, कौन सा भी लैंग्वेज पढ़ो, कौन सा भी टॉपिक पढ़ो, रिवाइज करने से आपको आपकी वो मतलब न्यूरॉन्स फायर ज्यादा जल्दी हो जाते हैं और वो ज्यादा नए रिमाइंडिंग मतलब मेमोरी न्यूरॉन्स क्रिएट भी हो जाते हैं, सेल्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो रिवाइज तो आपको करना ही है जिससे आपका बेसिक जो पढ़ा है वो ज़्यादा फॉर्म हो जाता है। और उसका मतलब पूरा पूरा का पूरा रिवाइज नहीं, तो 15 मिनट या 5 मिनट में जो एक दिन या एक वीडियो में पढ़ाया है तो उसका सिर्फ नोट्स अगर लोगे आप या सिर्फ लिखोगे ना और वो पढ़ोगे एक बार तो भी बहुत हो गया रिवाइज। इतना ही मैं आपसे मांग रहा हूँ कि रिवाइज करो हर लेक्चर के बाद। और लैंग्वेज इमर्जन मतलब स्टडीज ऐसे हुए हैं कि जो लोग लैंग्वेज में इमर्स्ड है, फुल्ली इमर्स्ड। फॉर एग्जांपल अगर मतलब मैं इधर रहता हूँ इंडिया में और मैं जापानीज स्टडी कर रहा हूँ और एक व्यक्ति जापान में रह रहा है और जापान में स्टडी कर रहा है जापानीज। तो मुझसे ज़्यादा आसान और मुझसे ज़्यादा क्विकली वो जापान में रहने वाला लड़का जापानीज सीख सकेगा और सीखेगा। ये स्टडीज हुई है साइंटिफिक। ये क्योंकि वो फुल्ली इमर्स्ड है लैंग्वेज में। तो आप बोलोगे तो भैया क्या हम अभी जापान में रहने चले जाएगा क्या जापानीज सीखने के लिए? तो नहीं यार, हम एक वर्चुअल लैंग्वेज इमर्जन एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्चुअल लैंग्वेज इमर्शन एनवायरनमेंट मतलब क्या? तो आपको मतलब बहुत बार मतलब दिन में एटलीस्ट 2 या 3 और 4 आवर्स मतलब सिर्फ इमर्स रहना है लैंग्वेज में। मतलब जापानीज गानी सुननी है या जापानीज सीरीज देखना है या जापानीज एनिमे देखनी है। एनिमे में थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट है कि उधर कैजुअल लैंग्वेज ज्यादा यूज करी जाती है। पर मतलब आप स्टार्टिंग के लिए तो रह ही सकते हो, सिंपलर एनिमे चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल शिरोकुमा मतलब ऐसे एक नाम की एनीमे है। उसमें ज्यादा से ज्यादा सिंपल और बेसिक वर्ड्स वोकेबलरी यूज की है। तो वो आप देख सकते हो। तो और वो मजा कर सकते हो, मतलब आप इमर्स होके और पैसिवली लर्न भी कर सकते हो लैंग्वेज। ओके। तो ये हम देखेंगे बाद में। आप चिंता मत करो, सब देखेंगे आप ये बाद में। तो नेक्स्ट तो अभी शुरू ही करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, लंबा खींच गया। तो आज शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले हम आज बेसिक जापानीज ग्रीटिंग्स ही सीखने वाले हैं। तो जापानीज ग्रीटिंग्स का महत्व अब मैं आपको बता देता हूँ। लिसनिंग सेक्शन जो थर्ड सेक्शन है मैंने अभी बताई, जापानीज ग्रीटिंग्स उसमें अराउंड पूरा लिसनिंग सेक्शन है ना जापानीज ग्रीटिंग्स मतलब में आता ही है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 60 मार्क्स का लिसनिंग होगा ना तो उसमें अराउंड 8 to 10 मार्क्स ग्रीटिंग्स के ही आते हैं। फॉर एग्जांपल वो कुछ तो एक बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तो आपको फिर से एमसीक्यू में गुड मॉर्निंग या कुछ तो ऐसे ऑप्शन दिया होगा तो आपको वो चूज करना होगा। नहीं तो वो सॉरी बोलेंगे तो आप बोलेंगे इट्स ओके, तो इट्स ओके का जो मतलब एमसीक्यू है वो आपको टिक करना पड़ेगा। नहीं तो कुछ तो किसी ने कुछ तो आपको फेवर किया तो आप थैंक यू बोलेंगे, तो थैंक यू का कुछ एमसीक्यू दिया होगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग्स जापानीज में बहुत बेसिक और एन5 में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप सिंसियरली और सीरियसली ये मतलब एन5 से एन5 पे आगे बढ़ रहे हो तो ग्रीटिंग्स तो करने ही करने हैं अच्छे से। और इधर ही आपके 8 to 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे।
तो चलिए यार ग्रीटिंग शुरू कर देंगे, अभी बहुत सारी मतलब इंट्रोडक्शन हो गई। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट ग्रीटिंग है, जिसे हम बोलते हैं हजीमे माश्ते। तो हजीमे माश्ते कब बोला जाता है यार? तो हजीमे माश्ते हम किसी पर्सन को, सबसे पहले जापानीज पर्सन को या किसी को भी कलीग को या किसी को भी, अगर हम फर्स्ट टाइम पे मीट करते हैं तो हम हजीमे माश्ते बोलते हैं। तो हजीमे माश्ते का मतलब लिटरल मीनिंग रहता है कि आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। पर हम ये इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नाइस टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हाजिमे मास्ते मतलब नाइस टू मीट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक एक चीज आप इधर देख सकते हो कि ये दोनों मतलब लोग एक मतलब एक में को मतलब अलग लोग को देख के, अपने आगे वाले पर्सन को देख के बेंड कर रहे हैं। तो ये मतलब टिपिकल एक हैबिट रहती है जापानीज लोगों की कि रिस्पेक्ट देने के लिए वो अराउंड 30 डिग्रीज या 35 to 40 डिग्रीज बो करते हैं। तो हजमे मास्ते जब आप बोलोगे, किसी को ग्रीट करोगे, सबसे पहले जब आप उस व्यक्ति को या उस पर्सन को मीट कर रहे हो, तो स्लाइटली 35% या डिग्रीज आपको बो करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हजमे मास्ते, तो ऐसे बो करते हो तो आपको थोड़ा मतलब वियर्ड सकता है पहले पहले, पर आगे आगे उसकी मतलब आदत जाती है। तो या सो फर्स्ट ग्रीटिंग है हमारी हजी में माश्ते। तो इधर आप मुझे अच्छे से सुन लो, ये प्रोनाउंस कैसे करना है, क्योंकि स्पेलिंग में तो हाजी में माशीते ऐसा लिखा है। पर जब हम बोलते हैं क्विकली, और जब जापानीज लोग नॉर्मली बोलते हैं, तो शी नहीं बोलते, ये डायरेक्ट श्ते बोलते हैं। तो आय थोड़ा बहुत वो मतलब काट लेते हैं या साइलेंट बना लेते हैं। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, फिर से मैं बोल देता हूँ, हजी में माश्ते, हजी में माश्ते। ओके। तो ये हमारी फर्स्ट ग्रीटिंग है। तो यार आप ये देख सकते हो, इधर यूट्यूब लिंक भी लगी है आपकी रेफरेंस से। तो ये पीपीटी और ये सब में इंट्रोडक्टरी पीपीटी और ये ग्रीटिंग्स का पीपीटी में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दूंगा उसका लिंक। तो उससे आप ये एडिट करके या ये यूट्यूब का लिंक जाके उसका लाइव एग्जांपल भी देख सकते हो ऑनलाइन। तो वो मैंने एनिमेस के क्लिप ही कट किए हैं, तो जिधर जिधर मुझे एनिमे में हजमे मास्ते सुनाई दिया, तो वो मैंने देख लिया और एक फॉर एग्जांपल इधर पोस्ट कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया मेरे स्टूडेंट्स के लिए, कि वो सुन सकते हैं एक जापानीज पर्सन या जापानीज एनिमे में रियल लाइफ एग्जांपल कि कैसे हजमे मास्ते वो लोग बोलते हैं। ओके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट ग्रीटिंग। तो नेक्स्ट ग्रीटिंग है कोन्निचिवा। तो ये कोन्निचिवा बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी देख लो। इसे सिंपली हाय या हेलो बोलते हैं। तो इधर भी कोन्निचिवा जब हम फ्रेंड को या किसी फॉर्मल लोग को करते हैं, तो हम मतलब ग्रीट करते हैं हाय या हेलो, तो हम कोन्निचिवा बोलते हैं। तो कोन्निचिवा में भी ये देखो, जैसे ग्रीट तो करते ही है, मतलब बेंड भी करते हैं। तो कोन्निचिवा कैसे रहता है, तो ये कोन्निचिवा ऐसा, मतलब एन डबल एन एन पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है। पर हम अगर वो फास्टली या क्विकली बोलते हैं तो कोन्निचिवा भी बोल देते हैं लोग। तो कोन्निचिवा का मतलब रहता है हाय या हेलो। तो ज्यादा कुछ नहीं यार। अब आप फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, तो किसी दो तीन मतलब जापानीज आदमियों को जाके बोल सकते हो आप कोन्निचिवा। तो जापानीज आदमी मिलेंगे किधर, तो बहुत सारे लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल हेलो टॉक रहता है, या लिंक क्यू, एक स्टीवन कॉफमैन पॉलीग्लॉट है, तो उनका एप्लीकेशन है लिंक क्यू। वो भी आपको लैंग्वेज लर्निंग में मदद करता है। तो उधर आपको नेटिव्स के साथ बात करने का चांस भी मिल सकता है, क्योंकि वो नेटिव्स जो है वो इंग्लिश मतलब सीखना चाहते हैं बहुत सारे। तो उनको आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, और आप वो आपको थोड़ा थोड़ा जापानीज सिखा सकते हैं। तो वैसे आप मतलब जाके कोन्निचिवा दो तीन लोगों को बोल सकते हो, और जरूर उन दो तीन लोगों में से एक एक बंदा तो जरूर करेगा ही आपको रिप्लाई कोन्निचिवा। तो ओके।
तो हाय और हेलो ऐसे हम बोलते हैं कोन्निचिवा। तो यह हमारी हो गई सेकंड ग्रीटिंग। तो नेक्स्ट ग्रीटिंग देखेंगे सायोनारा। सायोनारा तो आपने सुना ही होगा, मतलब वो हिंदी गाना रहता है ना, सायोनारा सायोनारा वाधानी भाऊंगी सायोनारा। तो वो सायोनारा का मतलब रहता है गुड बाय। तो ये आई गेस डिमोन स्लेयर में है एग्जाम्पल कि कोचो कानाओ कोचो जो रहती है हशिरा, वो सायोनारा बोलती है, तांजीरो को बोलती है आई गेस। तो सायोनारा का मतलब रहता है गुड बाय। तो सायोनारा कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सायो उ नारा नहीं बोलते, तो सायो नारा बोलते हैं। तो स्लाइटली वो उ सुनाई देता है, पर उसके लिए आपको थोड़ा ईयर्स भी जापानीज में ट्रेन करने होंगे, और जल्दी जल्दी में सायोनारा भी आप बोल सकते हैं। ओके। तो नेक्स्ट है ओहायो। तो ये नारुतो है यार। अ, अगर मतलब कोई व्यूअर्स को पता नहीं है तो ये नारुतो है। और ओहायो मतलब मॉर्निंग रहती है, ओहायो भी बोल सकते हो आप गुड मॉर्निंग के लिए। तो गोजाइमास क्यों आता है, तो बेसिकली कैसा रहता है यार कि ओहायो एक फॉर्म ऑफ कैजुअल रहता है, कैजुअल फॉर्म रहता है। और कैजुअल फॉर्म में आप किसी को अगर आपको गुड मॉर्निंग बोलनी हो तो आप डायरेक्टली ओहायो बोल सकते हैं। पर अगर कोई आपसे एज से बड़ा हो, या कोई कोई हो जो आप जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो, तो डायरेक्टली आप हम ओहायो गोजाइमास भी बोल सकते हैं। तो गोजाइमासु है इधर लिखा, पर हम प्रोनाउंस करते समय गोजाइमास बोलते हैं, गोजाइमास। तो टोटल क्या हो जाता है इसका, ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास, ओहायो गोजाइमास, मतलब गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी फोर्थ ग्रीटिंग हो गई, ओहायो गोजाइमास। ओके। तो आप यार नोट्स भी बना सकते हो। आप एक मतलब बुक ले सकते हो, जापानीज की बुक्स बना सकते हो, और उसमें खुद से लिखोगे तो ज़्यादा ही मतलब याद आएगा आपको। क्योंकि ये मैं पीपीटीज या सब ग्रीटिंग्स तो शेयर कर ही दूंगा, पर सिर्फ शेयर करने से या सिर्फ आपको रीड करने से ज़्यादा याद नहीं रखेगा, रख सकोगे आप। रख रख पा रहे हो तो अच्छा ही है। पर मेरा रिकमेंडेशन है एज ए टीचर कि आप ये ग्रीटिंग्स लिख लो, मतलब आपको मतलब एक बार लिखने से आपके मतलब मराठी में बोलते हैं कि हाताच्या खालनं जाईल तुमच्या, और उसके वजह से आपको ज़्यादा याद भी रखने के लिए आसानी होगी। तो पीपीटी डाउनलोड करके ये लिंक्स ज़रूर देख लेगा। आई गेस वो एडिटेबल नहीं होगी, तो डायरेक्टली आप मतलब लेटर टू लेटर कॉपी करके वीडियो देखो तो भी कुछ नहीं मतलब होगा, मतलब मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो वो भी चलेगा अगर एडिटेबल नहीं होगी तो। तो हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट है कोम्बावा। तो कोम्बावा कब बोलते हैं, वो गुड इवनिंग के लिए बोलते हैं। तो कोनबावा और कोनिचिवा ये दो शब्द है जो बहुत ज्यादा बार हमको सुनाई देती है, और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज रहती है। तो कोनबावा और कोनिचिवा तो आपको मतलब करना ही है, और कोनबावा का मतलब रहता है गुड इवनिंग। तो ये आप बोलोगे ये क्या है, मतलब ये क्या लिखा क्या है ये। तो ये कुछ नहीं यार, हिरागाना में ये कोम्बावा लिखा है, और ये हम हिरागाना पढ़ने वाले हैं आफ्टर ग्रीटिंग्स। तो अभी कुछ इसका टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप कोम्बावा ये ग्रीटिंग याद कर लो, या ये ग्रीटिंग 5-6 बार बोल लो तो बहुत है। सो कोम्बावा का मीनिंग है गुड इवनिंग। ओके। तो 2-3 बार बोल लो, या लिख लो, या कुछ कर लो, पर ये याद तो रहनी चाहिए ग्रीटिंग्स। क्योंकि अभी अगर करोगे तो बार बार मतलब फिर से यही वीडियो पे आने का मतलब आने नहीं लगेगा आपको। तो इधर के इधर सब ग्रीटिंग्स कर लो आप, तो फिर आपको मतलब आपके 8 to 10 मार्क्स फिक्स हो गए जेएलपीटी में, ऐसा है आप समझ लो। ओके। तो कोनबावा फिर से करते हैं। कोनबावा, सो कोनबावा का मीनिंग रहता है गुड इवनिंग। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ओयासुमी नासाई। तो अभी ये नासाई आप इग्नोर कर सकते हो। तो ओयासुमी मतलब गुड नाइट रहता है, गुड नाइट, और ओयासुमी एक काइंड ऑफ कैजुअल फॉर्म ही रहता है।
जिसका मीनिंग है गुड नाइट। और अगर एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को बोल रहा हो कुछ तो कि गुड नाइट, तो नासा ऐड करते। तो ये अभी मतलब डीप में आप जाने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं जाने भी नहीं वाला हूँ डीप में। तो आप ओयासुमी नासाई मतलब गुड नाइट ऐसे डायरेक्टली याद कर सकते। तो ओयासुमी नासाई मतलब गुड नाइट। तो फिर से बोलिए और मेरे लिप मूवमेंट को देख लीजिए आप, या मुझे शैडो भी कर सकते हो आप मेरे लिप मूवमेंट को, और ट्राई कर सकते हो ये फ्रेज बोलना। तो बोलो ओयासुमी नासाई, ओयासुमी नासाई, ओयासुमी नासाई मतलब गुड नाइट। तो ओयासुमी नासाई मतलब गुड नाइट। ये है हमारा सिक्स्थ फ्रेज। सेवेंथ फ्रेज है इत्तेकिमाश और इत्तेराशाई। ये तो मतलब 80% जेएलपीटी में आता ही है। तो एक एक बंदा बोलता है इत्ते राष्ट्राई, और एक मतलब एक बंदा बोलता है इत्ते किमास, दूसरा बंदा बोलता है इत्ते राष्ट्राई, या अदर वे अराउंड, मतलब वाइस वर्सा। तो इत्ते राष्ट्राई और इत्ते किमास क्या रहता है? तो इत्ते किमास हम जब कोई व्यक्ति घर से बाहर जा रहा है ना, तो हम हिंदी में बोलते हैं या बता के जाते हैं यूजुअली हमारे घर वालों को कि मैं जाके आता हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे XYZ काम को जाना है। तो इसीलिए वो जो बोलते हैं या वो जो इन्फॉर्म करते हैं घर वालों को कि मैं जाके आता हूँ, उसे जापानीज में इत्ते किमास बोलते हैं, इत्ते किमास। और यहाँ भी यू जो रहता है वो साइलेंट रहता है। तो इत्ते किमासु नहीं रहता वो, तो इत्ते किमास रहता है। तो इत्ते किमास कब बोलते हैं? जब आप इन्फॉर्म कर रहे हो घर वालों को कि मैं बाहर जाके किधर तो आ रहा हूँ, मतलब बाहर जाके आऊंगा मैं बाद में। और इत्ते राष्ट्रीय कब बोलते हैं? कि हैव अ सेफ जर्नी, और संभाल के जाओ। जब अपनी आपकी माँ बोलती है कि अच्छा बेटा संभाल के जाओ और गाड़ी जल्दी से मत चलाना, और या रैशली मत चलाना। तो वो जो फीलिंग्स रहती है वो सब इत्तेराशाय में इंक्लूडेड रहती है। तो इत्ते की मास और इत्ते राशाई ये दो सेट फ्रेजेस है, जिससे इत्ते की मास इन्फॉर्म करने के लिए बोलता है बाहर जाने वाला आदमी अपने घर वालों को, और वो घर वाले इत्ते राशाई बोलते हैं कि हैव अ सेफ जर्नी और आराम से और ठीक से। तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट मतलब दो फ्रेजेस। और फिर नेक्स्ट है इत्तादाकीमास। तो इत्तादाकीमास में क्या होता है कि आप मतलब मराठी में हिंदी में पता नहीं मुझे, पर मराठी में खाने से पहले वदनी कवला घेता ये से मतलब हैंड्स जॉइन करके हम प्रेयर्स बोलते थे या बोलते हैं। तो वैसे ही जापानीज में अगर आपके सामने कुछ तो फूड प्लेट पड़ी हो, तो वो फूड प्लेट को खाने से पहले मतलब वो मतलब कुछ भी लेने से पहले सबसे पहले वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ऐसे क्लैप करते हैं और इतादाकीमास ऐसे बोलते हैं। तो इतादाकीमास के मुझे बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल्स मिले इधर यूट्यूब पे। तो आप जाके जरूर देख लेगा कि इतादाकीमास कैसे बोलते हैं वो। तो पहले इतादाकीमास बोलते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आप ये ग्रीटिंग मतलब याद कर सकते हो। इतादाकीमास इज सेड बिफोर ईटिंग एनी लंच मील और एनीथिंग। तो ये नेक्स्ट हमारी फ्रेज हो गया इतादाकीमास। और लास्ट या सेकंड लास्ट है आई गेस। तो हम मतलब खाना खाने के बाद कुछ नहीं बोलते, पर जापानीज लोग खाना खाने के बाद भी बोलते हैं थैंक यू फॉर द फूड आफ्टर ईटिंग द फूड। तो थैंक यू फॉर द फूड ये बोलने के लिए फ्रेज रहता है गोचिसो सामा देशिता। तो गोचिसो सामा देशिता। तो देशिता भी नहीं रहता, और सो सामा देशिता ओके। तो देशिता नहीं रहता, तो ये जो आय ये जो आय है वो साइलेंट रहता है। और पूरा वर्ड बोलने से पहले हम ब्रेक करके बोलेंगे ये वर्ड। तो ये सबसे पहले गोची सो उ। तो गोची सो, गोची सो, फिर सामा, सामा, और फिर देशता, देशता। तो पूरा हो गया तो गोची सो सामा देशता। या फिर से गोची सो सामा और फिर देशता, गोची सो सामा, फिर देशता, और फिर पूरा बोले तो गोची सो सामा देशता, गोचिसो सामादेशता। मतलब थैंक यू फॉर द मील इन फ्रंट ऑफ मी, आई हैड द मील, एवरी मील एंड इट वाज टेस्टी। तो हाँ, तो इसका मतलब है
अभी आपको पता ही चला होगा, तो ये एग्जाम्पल से ये आप जाके देख सकते हो। तो फिर से एक बार लास्ट बोलेंगे हम, गोचिसो सामादेशिता। ओके, गुड। सो अभी हम नेक्स्ट के लिए जाएंगे, सुमिमासेन। तो सुमिमासेन, हम कोई भी गलती की होगी तो सॉरी बोलने के लिए सुमिमासेन बोलते हैं। तो अगर आप रियली जापान में जॉब के लिए जाओगे तो मिस्टेक्स तो होगी, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स है। तो कुछ भी हुआ तो सुमिमासेन बोल देने का अगले बंदे को। तो उसके लिए मतलब अपोलॉजी के लिए। तो फिर से बोलेंगे हम, सुमिमासेन। अभी सुमिमासेन में भी थोड़ा सा बेंड करते हैं, क्योंकि अभी गलती हमारी हुए तो बेंड तो हमें ही करना चाहिए ना। तो सुमिमासेन मतलब सॉरी। तो फिर से एक बार बोलेंगे, सुमिमासेन। ओके, कूल। तो नेक्स्ट के लिए जाएंगे हम। अभी खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये थोड़ा मतलब हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, पर हम मतलब बेस्ट हमारा ट्राई करेंगे। तो मेरा नाम है शंतनु, और खुद को अगर इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, शंतनु देस। देस का मतलब एक काइंड ऑफ फुल स्टॉप, ऐसे आप मतलब रिमेम्बर कर सकते हैं देश का मतलब। तो मैं शंतनु हूँ, इसका बहुत सिंपल फॉर्म या सिंपल इंट्रोडक्शन अगर आपको देना हो जापानीज में, तो आप बोलेंगे शंतनु देस, मतलब मैं शंतनु हूँ बस। और योरोशिकु ओनेगाइशिमास, इसका मतलब क्या रहता है यार, ये बड़ा सा जो वर्ड है वो। तो योरोशिकु ओनेगाइशिमास हम किसी को भी बोलते हैं अगर आप किसी के एक्वेंटेंस में आने वाले हो, किसी जापानीज के एक्वेंटेंस में आने वाले हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास मतलब क्लास में जाने वाले हो, और आप नए हो क्लास में, और वो सब क्लासमेट्स आपने आपके बनने वाले हैं, तो योरोशिकु ओनेगाइशिमास का फीलिंग मतलब वर्ड का फीलिंग ये है या मीनिंग ये है कि मेरे साथ जो आपकी जर्नी होने वाली है आगे की, वो उसके लिए आई ओ यू, या आई मतलब मुझे संभाल के लेना, मुझे संभाल के लेना, ये अच्छा फीलिंग है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप किसी के स्टूडेंट हो, तो योरोशिकु ओनेगाइशिमास मतलब मराठी में बोलते हैं, माझ्या छत्र छाया खाली घ्या तुम्हाला। उसका मतलब मुझे संभाल के लेना, अगर कुछ मेरे से गलती हुई तो फ्यूचर में वो भी संभाल के लेना, क्योंकि आप मैं आपके अभी से या इसके बाद में आपके साथ एक्वेंट होने वाला हूँ, या आपके साथ कुछ तो काम करने वाला हूँ। तो योरोशिकु ओनेगाइशिमास का न्यूयॉन्स है ना, ये न्यूयॉन्स आपको तभी पता चलेगा जब आप मोस्टली कुछ लाइव एग्जांपल्स देखोगे। तो योरोशिकु ओनेगाइशिमास का एग्जांपल भी देख लो, और थोड़ा सा रिसर्च भी कर लो, तो भी चलेगा डायरेक्टली ऑनलाइन आपके एंड से। ये आपको होमवर्क होगा कि योरोशिकु ओनेगाइशिमास क्यों यूज करते हैं जापानीज लोग। इतना तो मतलब मैंने तो बता ही दिया कि अगर आप किसके एक्वेंटेंस में आने वाले हो, और उसको थोड़ा मतलब वो एक सीनियर है या आपके लेवल पे ही है, पर वो आपके एक्वेंटेंस में आने वाले हैं और आपके साथ कुछ तो अच्छा जर्नी शुरू करने वाले हैं, तब वो योरोशिकु ओनेगाइशिमास बोल सकते हैं। तो और अगर आपको थोड़ा डीप में चाहिए होगा तो आप गूगल पे ऐसे सर्च भी कर सकते हैं योरोशिकु ओनेगाइशिमास का रियल डीप मीनिंग। तो मीनिंग्स तो बहुत सारे होते हैं, पर ये मेन मीनिंग रहता है योरोशिकु ओनेगाइशिमास का। तो ये तो आपके लिए होमवर्क हो गया इसके लिए। ओके, तो नेक्स्ट ग्रीटिंग के लिए हम जाएंगे अरिगातो। तो अरिगातो का मीनिंग थैंक यू रहता है। तो अभी आपने अच्छे से ग्रेस कर लिया होगा कि अरिगातो ये तो कैजुअल रहता है, और गोजाइमास अगर आपने अरिगातो के बाद में जोड़ दिया तो वो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। तो गोजाइमास ऐसे ही मतलब याद में रखने का कि गोजाइमास ऐड किया है मतलब कुछ नहीं, अरिगातो ही बोलना है, थैंक यू बोलना है, सिर्फ वो थोड़ा फॉर्मली बोल रहे हैं। तो अरिगातो गोजाइमास का मतलब है थैंक यू। तो किसी को थैंक यू वगैरह कुछ भी बोलना हो तो थैंक यू बोल रो, मतलब थैंक यू बोल लो जापानीज में, जो है अरिगातो गोजाइमास। तो अरिगातो उ गोजा ई मासु ऐसा नहीं बोलना, और एक ही मतलब एक ही ट्राई में डायरेक्टली सब बोलना रहता है ये, वो है अरिगातो गोजाइमास।
अरिगातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास। ओके, तो आपको इंटोनेशन या टोन पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मतलब अगर हम इंडियन स्टाइल में अगर वो बोलेंगे तो मे बी जापानीज बंदे को वो उतना जल्दी से मतलब पता नहीं चल जाएगा। तो एट लास्ट मतलब हमारा फाइनल एम है कि हम अच्छे से कॉन्वर्स कर पाए, अच्छे से जापानीज बोल पाए। तो वो इंटोनेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि वो समझ में आएगा अगर आप अपने एक्सेंट में थोड़ा सा बोलोगे तो, पर वो थोड़ा मे बी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा अ, थोड़े देर के बाद में समझ आए या थोड़ा लेट समझ आए। इसीलिए हमको थोड़ा ज़्यादा उनका टोन भी मिमिक करना है, इंटोनेशन बोलते हैं। तो इंटोनेशन तो पूरा अलग ही पार्ट है जापानीज़ का। पर आप मतलब जैसे सुना है वैसा शैडो करके या लिप शैडो करके या इंटोनेशन थोड़ा-सा मिमिक को ट्राई करके आप बोल सकते हो या ट्राई कर सकते हो बोलना। तो फिर से हम एक 3 बार बोलेंगे, अरिगातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास, अरिगातो गोजाइमास, मतलब थैंक यू। तो अभी यही है सारे मतलब ग्रीटिंग्स हमारे, और ये तो ए ई आई ओ यू है, मतलब आ ई उ ए ओ, ये तो हिरागाना स्क्रिप्ट है। तो आगे का मतलब स्पॉइलर देता हूँ थोड़ा सा, कि अब हम इसके बाद ग्रीटिंग्स के बाद मस्त हिरागाना स्क्रिप्ट सीखने वाले हैं। तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप भी एक्साइटेड है। तो ये कुछ ऐसा कुछ दिखेगा एकदम कूल सा, ऐसे या ऐसे कुछ तो स्टे ट्यून्ड यार, क्योंकि अभी बहुत मज़ा आने वाला है। और आज के लिए इतना ही। ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर कैसा मतलब लगा। थोड़ा लंबा खींच गया होगा, पर मुझे ये जर्नी शुरू करने से पहले ही आपको सब कुछ वॉर्न करना है। वॉर्न मतलब सब कुछ जैसे फैक्ट है वैसे ही आपको बताना है, कुछ शुगर कोट करके या बोल के कि बहुत सारी जॉब्स है, जाओ इधर जापान में बहुत अच्छे वाले जॉब्स है, इधर इंडिया में कुछ नहीं रखा तो जापानी सीखो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर सीखना है, आपको रियली कुछ एक्सप्लोर करना है लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी एक चीज़ है कि लैंग्वेज अगर कौन सी भी मतलब फॉरेन लैंग्वेज या जो लैंग्वेज आप सीखोगे जो आपकी प्राइमरी नहीं है, वो आप सीखने के बाद मतलब पूरा पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है पूरी दुनिया का। मतलब वो एक स्पेशल गॉगल पहनने के जैसा रहता है। इसीलिए अगर आपको रियली इंटरेस्ट हो, या मतलब ऐसे नहीं बोल रहा मैं जॉब के लिए मत जाओ, पर जॉब के लिए भी अगर हो तो वो सिर्फ़ जॉब के लिए नहीं रहना चाहिए, तो पूरा लैंग्वेज एज़ अ होल हमें एन्जॉय करना चाहिए। तो हाँ, तो आपको कैसा लगा होगा वो ज़रूर मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दीजिए, और कुछ चेंजेस करने हो तो वो भी आप मतलब सजेस्ट कर सकते हो हमें डिस्क्रिप्शन में। तो वो हम ज़रूर वो मतलब चेंजेस लाने का ट्राई करेंगे। और हम आप हमका टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड चैनल जो ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम जैपनीज़ और जर्मन के लिए, वो भी हम आपको मतलब जॉइन कर सकते हो। और बस यार आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।